हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत डामले। आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे यौवन प्रारंभ के लक्षण। साथ साथ में जानेंगे इसमें नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र का विस्तार से वर्णन देखेंगे हम इसमें चित्र सहित। और जनन स्वास्थ्य के बारे में इसमें आपको जानकारी देंगे और गर्भरोधन की विभिन्न विधियों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मानव में लैंगिक जनन। अब तक हम विभिन्न स्पीशीज में जनन की विभिन्न प्रणालियों को पढ़ चुके हैं, उन पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम उस स्पीशीज के विषय में जाने जिसमें हमारी सर्वाधिक रुचि है, वह है मनुष्य। और मनुष्य में पाया जाता है लैंगिक प्रजनन। यह प्रक्रम किस प्रकार से होता है या कार्य करता है, इसके बारे में आगे जानेंगे। अब स्थूल रूप से एक असंबद्ध बिंदु से प्रारंभ करते हैं। असंबद्ध बिंदु स्थूल रूप से तात्पर्य होगा एक बड़े रूप में एक छोटे से बिंदु से प्रारंभ करते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। जिस कक्षा 2 से 10 तक पहुँचते पहुँचते हमारी लंबाई, भार बढ़ता है, हमारे दांत गिर जाते हैं, दूध के दांत जो कहलाते हैं, तथा उनकी जगह नए दांत निकल आते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहा जाता है। इन परिवर्तनों को एक सामान्य प्रक्रम वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं, जिससे शारीरिक वृद्धि होती है, ये हम मानते हैं। परंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जाता, जबकि शारीरिक सौष्ठव ही बदलाव कहा जाता है या बदला जाता है। शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में भी परिवर्तन आ जाता है। इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़कों एवं लड़कियों में एक समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों जैसे कि कांख, जांघों के मध्य, जननांगी क्षेत्रों में बाल गुच्छों का निकल आना तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है इत्यादि। क्षेत्रों में उनका रंग भी गहरा हो जाता है। हाथ, पैर, चेहरे पर महीन रोम आ जाते हैं, त्वचा अक्सर तेलीय हो जाती है, कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। ये सारे लक्षण यौवन अवस्था प्रारंभ के समय ही प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे परिवर्तन भी हैं जो लड़कों एवं लड़कियों में भिन्न होते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म प्रारंभ होने लगता है, अर्थात उनका मासिक धर्म चालू हो जाता है, मासिक पीरियड, जिसे हम एमसी पीरियड के नाम से जानते हैं। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ का निकलना या दाढ़ी मूछ निकल आती है तथा उनकी आवाज़ फटने लगती है, अर्थात भारी हो जाती है। साथ ही दिवा स्वप्न अर्थात रात्रि में ससन भी कभी कभी अक्सर विवर्धन के कारण, लंबाई के कारण उर्द हो जाता है, मतलब खड़ा होना या सीधे हो जाना है। ये सभी परिवर्तन महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से होते रहते हैं और ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते हैं। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में एवं तीव्रता से होते हैं, जबकि अन्य में अत्यंत मंद गति से होते हैं। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण भी नहीं हो पाता। उदाहरणतः लड़कों के चेहरे पर पहले छितराए हुए से कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं तथा धीरे धीरे ये वृद्धि एक जैसी हो जाती है। फिर भी इन सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है, मतलब अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार से ये जो परिवर्तन होते हैं परिलक्षित होते हैं। कहीं पर देर से, कहीं पर जल्दी। जैसे कि हमारे नाक, नक्श अलग अलग हैं, उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न, स्तन तथा सिसन की आकृति एवं आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं। यह सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू हैं, अर्थात ये लैंगिक परिपक्वता को दर्शाते हैं और ये लिंग हार्मोन के कारण ये शरीर में परिवर्तन होते हैं, जो कि हम देखते हैं। इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता क्यों परिलक्षित होती है? हम बहुकोषीय जीवों में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। यह बात पहले ही कर चुके हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने वाले
या भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है तथा हम देख चुके हैं कि पौधों में भी इस हेतु विशेष प्रकार की कोशिकाएं या ऊतक विकसित होते हैं जैसे प्राणियों में। जैसे कि मानव में भी इस कार्य हेतु विशिष्ट ऊतक विकसित होते हैं। और यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवा अवस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। इस प्रक्रम के चलते जनन ऊतक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती है। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ हो जाते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवन अवस्था या पवर्टी के नाम से जाना जाता है। जब यौवन अवस्था के लक्षण प्रदर्शित होने लगते हैं तो साथ साथ में उसकी ग्रोथ धीमी होने लगती है, क्योंकि सारी जो कोशिकाओं के जो भी प्रोटीन्स होते हैं जो उस कार्य में लग जाते हैं जो वास्तव में यौवन अवस्था से संबंधित होते हैं, उनको बढ़ाने में या उनकी प्रोग्रेस करने में लग जाते हैं और वहाँ पर वृद्धि की दर धीमी हो जाती है। यही कारण है। यहाँ देख लेते हैं मानव में प्रजनन के समय किस प्रकार की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देती हैं। सबसे पहले मानव में लैंगिक जनन होता है, ये आप जानते ही हैं। तो मानव में लैंगिक जनन जो होता है उसमें किस प्रकार की परिपक्वता यहाँ देखने को मिलती है। लैंगिक परिपक्वता सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलती है। तो लैंगिक परिपक्वता के अंतर्गत क्या देखेंगे, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है। तो किशोर अवस्था की इस अवधि को यौवन अवस्था भी कहा जाता है या पबर्टी भी कहते हैं। तो इसके साथ साथ इसमें यौवन अवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं यहाँ पर बताया गया है। यौवन अवस्था में होने वाले परिवर्तन या यौवन प्रारंभ में होने वाले परिवर्तन। किशोरों में एक समान होने वाले परिवर्तन, जो किशोरों में एक समान होने वाले परिवर्तन है, ठीक है। किशोर मतलब जिसमें लड़कियां भी शामिल होंगी और लड़के भी शामिल होंगे, उनमें ये दोनों परिवर्तन एक समान होते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे देखेंगे, कांख या जनन अंग के पास गहरे बालों का उगना, त्वचा का तेलीय होना, मौशे निकलना, ये दोनों में एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर किशोरों में एक समान लक्षण देखने के बाद लड़कियों में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको देखते हैं। या सबसे पहले देखेंगे इसमें स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, ठीक है, और साथ साथ में उनमें रजोधर्म का प्रारंभ हो जाता है, ठीक। और दूसरे नंबर पर लड़कों में बताया गया है तो चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का निकलना तथा आवाज का फटना या भारी होना, ये लक्षण उनमें दिखाए जाते हैं। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है से तात्पर्य है कि अभी पूर्ण तरीके से पूरी नहीं हुई है, केवल प्रारंभ हुई है। तो ये सारे गुण उनमें दिखाई देते हैं यौवन परिवर्तन के समय। यहाँ देखते हैं नर जनन तंत्र दिया गया है। मनुष्य का नर जनन तंत्र इस प्रकार से यहाँ पर चित्र में प्रदर्शित किया गया है, देखेंगे आप। जनन कोशिकाएं उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहलाते हैं। ये आप या बनाते हैं, ये आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन आ जाए नर जनन तंत्र क्या है। तो नर जनन कोशिकाएं और कोशिका अंग तथा जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले जो संयुक्त अंग है उन्हें कहा जाता है नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र या जनन कोशिका पुरुष में देखेंगे तो यहाँ में मिलेगा शुक्राणु का निर्माण है। यह शुक्राणु का निर्माण वास्तव में वृषण में होता है। यह टेस्टिस है, टेस्टिस संख्या में 2 होती हैं। ये टेस्टिस संख्या में 2 बताई गई हैं जिनमें कि शुक्राणु का निर्माण होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोष या टेस्टिस कोष में बंद रहते हैं, ये बाहर की सतह पर रहते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु का उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से थोड़ा कम होता है। ये बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही बनते हैं, इसीलिए ये शरीर से बाहर होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रावण में वृषण की भूमिका की चर्चा हम पहले अध्याय में कर चुके हैं। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवन के प्रारंभ के लक्षण का भी नियंत्रण करता है। मतलब साथ साथ में ये शुक्राणु का उत्पादन करेगा, उत्पादन करने के साथ साथ इन्हें रेगुलेशन का काम भी वृषण का ही होता है, ये इनका रेगुलेशन भी करता है साथ साथ में। उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्रवाहिकाओं के द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नलिका बनाती हैं। अतः मूत्र मार्ग यूरेथ्रा शुक्राणु एवं मूत्र दोनों का प्रवाह जो उभय मार्ग होते हैं, मतलब दोनों का एक ही मार्ग होता है। यहाँ से मूत्र का बाहर निकलना होता है, वहीं से शुक्राणु बाहर निकलते हैं। प्रोस्टेट शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु को एक तरल माध्यम मिल जाता है।
जिसके कारण इनका स्तनांतरण सरल हो जाता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचना है जिसमें कि मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ निहित होते हैं तथा एक लंबी पूंछ जिसमें होती है, उन्हें मादा जनन कोशिकाओं की ओर तैरने में सहायता करती है। इस प्रकार की कैटेगरी आप देख पाएंगे तो ये एक स्पर्म की कैटेगरी होती है, ये स्ट्रक्चर होता है ये शुक्राणु का। और यहाँ आके उसका अगला वाला स्राव होता है वो अक्रोसोम कहलाता है। यहाँ बीच में सेंटर होता है, पूरी बॉडी में यहाँ पर माइट्रोकांडिया होता है जो उन्हें पोषण देने का काम करता है शुक्राणु को। आइए हम इसके जनन तंत्र के चित्र को समझने का प्रयास करते हैं। यह है नर जनन तंत्र, मनुष्य का नर जनन तंत्र है। तो यह सबसे पहले ये विसरण को टेस्टिस है और टेस्टिस की संख्या इसमें 2 होती है, यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये टेस्टिस की संख्या 2 है, एक के पीछे एक यहाँ पर लगी हुई है, दूसरी संरचना यहाँ पर है। और ये वृषण नाम दिया जाता है। वृषण वास्तव में एक कोष में बंद होते हैं जिन्हें कहा जाता है वृषण कोष। इस कोष के अंदर बंद रहते हैं, ठीक है। वृषण कोष से के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह वास्तव में बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर इनका निर्माण होता है। यहाँ से निकलती हैं 2 शुक्रवाहिकाएं, एक एक टेस्टिस से एक एक शुक्रवाहिका या वाहिनी निकलती है। ये शुक्रवाहिनी यहाँ, ये शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं को लेकर वास्तव में यूरेथ्रा से निकलने वाली यूरेटर वाहिनी के साथ में कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक ना। ये यहाँ पर देख पाएंगे ये मूत्र नलिका है, यूरेथ्रा में जा रही है। और यहाँ पर ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है शुक्राशय है और शुक्राशय से एक श्रावण होता है। इसी प्रकार से प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से भी एक श्रावण होता है। ये वास्तव में मूत्र मार्ग की नलिका में ही स्रावित कर दिए जाते हैं। शुक्राणु को यहाँ पर तरल माध्यम प्रदान किया जाता है, साथ साथ उनके पोषण के लिए भी माध्यम प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर शुक्राणु का पोषण भी होता है, साथ साथ में उन्हें चिकना बनाने के लिए, उन्हें तैरने के लिए उन्हें तरल माध्यम भी मिलता है। और इस मूत्रमार्ग नलिका के माध्यम से ही ये वास्तव में बाहर कर दिए जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं, जो कि वास्तव में बाहर करने के बाद ये यहाँ निषेचन होता है फिलिपियन ट्यूब तक, वहाँ तक पहुँचाने का काम इस तरल माध्यम का होता है, ठीक है। ये यहाँ पर जो संरचना दिखाई दे रही है ये सिसन है, सिसन के अंदर ही मूत्रमार्ग होता है। ये पूरा मांसपेशी से बनी हुई संरचना होती है। अब देखते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र को हम देख लेते हैं। तो मादा जनन तंत्र में मादा जनन कोशिका अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय के अंदर होता है। ये 2 फ्रेमी ऐसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। ये अंडाशय हैं, ये एक जोड़ी के रूप में पाई जाती हैं फीमेल में, मादा में, महिला में। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं। चित्र 8.11 के ध्यानपूर्वक देखिए मादा जनन तंत्र की विभिन्न अंगों तक पहचानिए। और लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंड होते हैं। अपरिपक्व अंड के रूप में ये पाए जाते हैं। यौवन अवस्था के प्रारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह में एक अंड परिपक्व होता है। यदि एक माह में, पहले माह में यहाँ पर एक अंड परिपक्व होता है तो दूसरे माह में इस अंडाशय में एक अंड परिपक्व होगा। महीन अंड वाहिका फ्लोपियम ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक लाए जाते हैं। तो यहाँ से जो अंड परिपक्व होते हैं उन्हें यहाँ से अंड वाहिका या फ्लोपियम ट्यूब के द्वारा यहाँ से लेकर इस गर्भाशय की दीवार तक लाया जाता है, ठीक है। दोनों अंड वाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना बनाती हैं जिसे कहा जाता है गर्भाशय, ठीक है। ये दोनों ही फ्लोपियम ट्यूब ये और ये दोनों ने मिलकर एक संरचना बनाई है, मोटी दीवार वाली संरचना, जिसे कहा जाएगा गर्भाशय। और गर्भाशय द्वारा ग्रीवा के द्वारा, ये गर्भाशय की ग्रीवा है, ग्रीवा वास्तव में एक योनि में जाकर खुलता है, ये कहलाएगी योनि, ठीक है। यहाँ पर कि मैथुन क्रिया द्वारा वास्तव में शुक्राणु यहाँ पर स्खलित कर दिए जाते हैं। शुक्राणु फिर यहाँ से होते हुए गर्भाशय की दीवार से होते हुए फिलिपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के पश्चात ये गर्भाशय की दीवार में स्थापित कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रम इनका होता है। यदि मादा जनन तंत्र को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे इसमें के 2 जोड़ी, मतलब एक जोड़ी इसमें अंडाशय दोनों ओर होंगे जनन तंत्र की। ये अंडाशय ग्रंथियां हैं। अंडाशय के अंदर अंड कोशिकाएं होती हैं जिनमें से अंड कोशिका में से कोई एक अंड कोशिका एक माह में परिपक्व होकर अंड कोशिका का निर्माण करती है या परिपक्व अंड कोशिका का निर्माण करती है। एक माह में ये करेगी तो दूसरी माह में ये अंड परिपक्व
अंड परिपक्व होगा, ठीक है ना। ये अंड परिपक्व होने के बाद अंडवाहिनी या फ्लोपियन ट्यूब, यहाँ पर एक जोड़ा फ्लोपियन ट्यूब होती है इनमें, एक फ्लोपियन ट्यूब है, एक गर्भाशय होता है, गर्भाशय के बाद यहाँ ग्रीवा होती है, गर्भाशय के बाद ये ग्रीवा है, ये पूरा योनि मार्ग कहलाता है, ठीक है ना, ये पूरा योनि स्थल है, ठीक। और यहाँ अपन देखेंगे सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो भी अंड परिपक्व होगा, अंड परिपक्व होने के पश्चात योनि में यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब में प्रवेश करेगा, फ्लोपियन ट्यूब में प्रवेश करेगा, फ्लोपियन ट्यूब में यह रुकता है और यहीं पर इसका फर्टिलाइजेशन होता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब भी यह गर्भाशय की दीवार में स्थापित कर दिया जाता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आने वाले शुक्राणु जो स्खलित किए जाते हैं वास्तव में मनुष्य के नर के द्वारा स्खलित किए जाते हैं, शुक्राणु तैरते माध्यम के द्वारा वास्तव में यहाँ फ्लोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं और अंड को निषेचित कर देते हैं, अर्थात इन दोनों के केंद्रक मिल जाते हैं, जिससे कि एक युग्नज का निर्माण हो जाता है, जाइगोट का निर्माण होता है। वह जाइगोट वास्तव में आकर यहाँ स्थापित हो जाता है गर्भाशय की दीवार पर। अब देखिए आगे पढ़ लेते हैं हम इसी में। मैथुन के समय, मैथुन से तात्पर्य होगा सहवास के समय, जब स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष मिलते हैं और वास्तव में वह जनन अंगों के माध्यम से सहवास करते हैं, तो उस समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित कर दिए जाते हैं, स्खलित कर दिए जाते हैं, यहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिनी तक पहुंच जाते हैं और यहाँ अंड कोशिकाओं से मिल जाते हैं। निषेचन के पश्चात निषेचित अंड या युग्मज गर्भाशय में स्थापित हो जाता है तथा विभाजित होने लगता है। विभाजित होने के साथ साथ अर्थात उसी कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है, ठीक। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भ धारण कर उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है, अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने तथा उसके पोषण की तैयारी पूर्व से कर लेता है। इसकी आंतरिक परत मोटी होती चली जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी वहां पर बढ़ जाता है, ठीक। और भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना उसमें होती है जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा। तो आप ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है प्लेसेंटा क्या है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। ये एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी रहती है और इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं और माँ के ऊतक में रक्तस्तान होते हैं जो वास्तव में प्रवर्ध को आच्छादित कर देते हैं, ढके रहते हैं। यह माँ के भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करता है, मतलब बड़े रूप में ये क्षेत्र प्रदान करता है, नलिका के रूप में। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिसका निपटारण भी उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 मास का समय लगता है, 9 माह का समय लगता है और गर्भाशय की पेशियों में लेबर संकुचन से शिशु का जन्म होता है। इसके बाद की कहानी यह है कि यदि वास्तव में देखा जाए अंड निषेचित नहीं हो पाता है तो फिर क्या होता है, उसी दशा में हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर यदि 8.3.3 में सी क्या होता है जब अंड निषेचित नहीं हो पाता या निषेचन नहीं हो पाता अंड का। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है और क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह अंड का मोचन करता है अतः अंड निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय की प्रति माह तैयारी की जाती है। यह तैयार करता है खुद को, अतः इसकी अंतर्वृत्ति मांसल हो जाती है, स्पंजी हो जाती है। यह अंड के निषेचित होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक होती है, इसलिए पूरी तैयारी पहले कर ली जाती है। परंतु निषेचित न होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं होती। फिर यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर तथा म्यूकस के रूप में निष्कासित होती रहती है, बाहर निकलती रहती है। इस प्रकार के प्रक्रम को, या इसी चक्र को जो लगभग 1 माह में एक समय होता है, 1 मास का एक समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजु धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अवधि लगभग 2 दिन से 8 दिन तक की संभव हो सकती है। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया है। गर्भाशय अब अपने आप को तैयार कर लेता है। तैयार करने के बाद यदि निषेचित अंड वहाँ पर रोपित नहीं होता है तो फिर यहाँ पर से गर्भाशय की भित्ति धीरे धीरे टूटना प्रारंभ होती है। यहाँ देख चुके हैं हम कि यह धीरे धीरे टूटकर म्यूकस और रक्त के रूप में बाहर निकलती है, ठीक। और यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है, इसे ऋतुस्राव या रजु धर्म का नाम दिया गया है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें कि लगभग 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना लगभग बंद हो जाता है, फलस्वरूप रजु धर्म भी बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया को रजोनिवृत्ति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद टॉपिक आएगा जनन स्वास्थ्य।
जनन स्वास्थ्य मतलब किस प्रकार से स्वस्थ रखा जाए जनन की प्रक्रियाओं को। और जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी होता है जीवन के लिए। रोगों का लैंगिक संचरण, रोगों का लैंगिक संचरण मतलब जनन जो रोग होते हैं जो रोगों का लैंगिक संचरण कैसे होता है। सबसे पहले है एसटीडी, ठीक है, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। इसमें एक रोग है तो जीवाणु जनित रोग है, गोनेरिया, सिफिलिस, ये ऐसे रोग हैं जनन अंगों में फैलने वाले रोग हैं। दूसरे नंबर पर विषाणु जनित रोग है, मस्या, वार्ट या HIV जो एड्स रोग फैलाता है। इन सबको कॉन्डम के उपयोग से इन रोगों के संचरण को कुछ सीमा तक रोकना संभव होता है। इसका उपयोग करने से ये वास्तव में इन रोगों के संचरण से बचा जा सकता है। इसके बाद आएगा गर्भरोधन। तो गर्भरोधन से तात्पर्य है गर्भधारण को रोकना, गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के कौन कौन से प्रकार हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले यांत्रिक अवरोध है, तो शुक्राणु को अंडाणु कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। यह एक यांत्रिक अवरोध की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो शुक्राणु अंडाणु कोशिका तक ना पहुंचे तो उसका निषेचन ना हो पाए, यही गर्भरोधन की प्रक्रिया है। गर्भरोधन की प्रक्रिया में सबसे पहले उदाहरण है श्वसन को ढकने वाले कॉन्डम जिसमें मिलते हैं, और ये जोनी में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप भी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रकार के उपलब्ध है। एक कॉन्डम का इस्तेमाल करके भी इसको रोका जा सकता है, और दूसरा योनि में रखने वाले सर्वाइकल कैप का भी इस्तेमाल करके इनको शुक्राणु को अंदर जाने से रोका जा सकता है या अंडाणु कोशिका से मिलने से रोका सकता है। दूसरा है रासायनिक तकनीक। रासायनिक तकनीक में आप देख पाएंगे मादा में अंड को ना बनने देने वाला इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन को संतुलन को परिवर्तित कर देती है। हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित करने से उनकी बॉडी पर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, अन्य प्रभाव या विपरीत प्रभाव भी देखे जा सकते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल कम ही किया जाता है। यहाँ पर एक और यह तीसरा उपाय दिया गया है IUCD, इंट्रा यूट्रिनरी कॉन्ट्रैक्सेप्टिव डिवाइस, जो कि वास्तव में एक लूप आकार की या टी आकार की डिवाइस होती है जिसे वास्तव में कॉपर टी का नाम दिया जाता है, और जो महिला में इंजेक्ट की जाती है। ऑपरेशन के द्वारा ऑपरेट करके इन्हें इंजेक्ट की जाती है। लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता, अर्थात वो वास्तव में शुक्राणु को अंदर जाने से रोक देती है। शल्य क्रिया तकनीकी। शल्य क्रिया तकनीकी में दो प्रकार की तकनीकी शामिल हैं। एक तो यहाँ पुरुष नसबंदी जिसे बोला जाता है नसबंदी। पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोक देने की प्रक्रिया नसबंदी कहलाती है, जिसे NSBT के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से भी गर्भधारण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। दूसरी प्रक्रिया है ट्यूबेक्टोमी। यह महिला में अंडवाहिनियों को अवरुद्ध करके अंड के स्थानांतरण को रोक देती है, ठीक है ना। ये महिला में होती है, इनका भी ऑपरेशन करके ये किया जाता है, अंडवाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो ये वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाता है। ये गर्भरोधन की प्रक्रिया इसीलिए लागू की शासन के वास्तव में जनसंख्या पर नियंत्रण लगा सके, जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण लगा सके। यहाँ बात की जा रही है भ्रूण हत्या की। तो मादा भ्रूण को गर्भाशय में मार देने की प्रक्रिया कहलाती है भ्रूण हत्या। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी और भ्रूण हत्या या भ्रूण लिंग परीक्षण जैसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए। इसके लिए ये सरकार ने कई जगह पर मुहिम चलाई है, और वास्तव में पैथोलॉजी पर अब इस प्रकार की लिंग निर्धारण से जांच की जाती थी वह प्रक्रियाएं अब बंद हो चुकी हैं इन्हीं सब कार्रवाई के कारण। आज की वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कक्षा 10 विज्ञान के पेज टू पेज पार्ट टू पार्ट वीडियो मिलने वाले हैं, जो अभी सिलेबस वर्तमान संशोधित सिलेबस के अनुसार ही होंगे आपके सभी वीडियो। और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके।